बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज के डिस्कशन के अंदर प्रोटीन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि प्रोटीन से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, हमारी जो आज की क्लास है वो थोड़ी सी लेंदी क्लास होगी क्योंकि इसके अंदर हम कंप्लीट जो भी प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसमें प्रोटीन है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है और फिर अमीनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन के ऊपर और उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। अच्छा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोटीन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो भाई आप कह सकते हो कि प्रोटीन जो है वो पॉलीमर होता है किसका, अमीनो एसिड का। प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बहुत बड़ा यूनिट है जो कि छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है, अमीनो एसिड्स कहा जाता है। अगर प्रोटीन की केमिस्ट्री की बात की जाए तो प्रोटीन की केमिस्ट्री के अंदर आपको कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस और सल्फर मिलता है। जबकि हमने कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ क्या देखा था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पर इसके अंदर आपको तीन एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो इसलिए प्रोटीन के बारे में कहा जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, लिविंग बॉडी के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है तो इसलिए बाज औकात प्रोटीन को कभी कभी हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कहते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। अच्छा, हमने कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज देखा था ड्राई मैटर के अंदर, आउट ऑफ 100 तो सिर्फ कितना था, 1%। रीजन बताया था क्योंकि सारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाता है। जबकि हम प्रोटीन का अगर ड्राई वेट देखें तो वो 100 आउट ऑफ कितना होता है, 50% होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है। बाज़ औक़ात कभी कभी इमरजेंसी के तौर पे हमारी बॉडी की जो प्रोटीन्स हैं, स्पेशली जो मसल्स की प्रोटीन्स हैं, वो बॉडी यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। उसके लिए फिर कुछ अलग जो है वो कंडीशंस होती हैं, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी जो है वो एज अ एनर्जी के सोर्स के तौर पे प्रोटीन को इस्तेमाल नहीं करती। तो प्रोटीन को एज अ एनर्जी के सोर्स पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि काम करते हैं। मैं चैप्टर नंबर 3 इंटरमेस के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। बहरहाल नंबर जो 5 पॉइंट है वो ये है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं टिश्यूज के। आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं कि हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा टिश्यू नहीं है जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद ना हो। मोस्टली जितने भी टिश्यूज होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। अच्छा, ये कहता है कि कुछ तो हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो कि टोटली प्रोटीन के बने हुए हैं, जिस तरह से हम हेयर्स की बात करें या फिर नेल्स की बात करें, हम अपनी स्किन की बात करें, या जो फीदर्स वगैरह होते हैं, ये टोटली किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कोई ऐसा शख्स है जिसकी बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है तो वो कौन सी डाइट से जो है प्रोटीन को ले सकता है, एग से ले सकता है, मिल्क से ले सकता है, फिश से ले सकता है, और पल्सेस जो दालें वगैरह होती हैं, ये कुछ प्रोटीन की जो है वो मेजर सोर्सेज है। इन चीज़ों से जो है आप प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकते हो। एक जो है वो एक किस्म की प्योर सोर्स है और मीट भी जो है वो एक प्योर किस्म की सोर्स होती है प्रोटीन की। अच्छा, ये हमारे पास कुछ प्रोटीन की जनरल बातें थी। जब भी आप लोगों से प्रोटीन के बारे में पूछा जाए तो आप ये जनरल बातें लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अमीनो एसिड्स की, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। देखें, जब कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हम एक बड़ी दीवार सी तो खड़ी कर देते हैं जो कि बिल्डिंग बन जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा वो दीवार किस चीज की बनी हुई है, तो आप कहोगे सर वो ब्रिक्स की बनी हुई है, ईंटों की बनी हुई है। सेम इसी तरीके से प्रोटीन एक किस्म की दीवार है। उस दीवार के अंदर जो ईंटें मौजूद हैं उनको अमीनो एसिड कहा जाता है। और मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं जो अमीनो एसिड्स हैं ये क्या है, ये मोनोमर हैं प्रोटीन्स के। तो आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज अमीनो एसिड, तो आप कहेंगे सर दीज आर दी मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि मिल मिल के एक बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन और फिर प्रोटीन बना लेते हैं। ये भी मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। ये कहता है जो दो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, और इस बॉन्ड को जो है वो इन केस ऑफ प्रोटीन क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह से मैंने कहा था ना, दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ, सेम इसी तरीके से दो अमीनो एसिड जुड़े हुए होते हैं आपस में पेप्टाइड लिंकेज के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। अच्छा, अब अमीनो एसिड को हम अमीनो एसिड क्यों कहते हैं, इसका एक रीजन है, क्योंकि अमीनो एसिड के अंदर देखो बच्चा दो ग्रुप है। एक है अमीनो ग्रुप NH2 जो कि बेसिक नेचर का है, जिसकी pH मोर देन 7 है,
दूसरा है कार्बो ऑक्साइल ग्रुप या कार्बो ऑक्साइलिक एसिड ग्रुप, जिसे हम COOH कहते हैं, जिसकी नेचर एसिडिक है, जिसकी pH 7 से कम है। अब आप अगर इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ पे ये जो इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कौन सा है, अमीनो ग्रुप है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कौन सा ग्रुप है, कार्बो ऑक्साइल ग्रुप है। अब ये दोनों ग्रुप एक कॉमन कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं। इस कॉमन कार्बन एटम को कहा जाता है अल्फा कार्बन। ये आपने याद रखना है, बाज औकात कभी कभी वो आपसे टेस्ट में पूछ भी लेते हैं, ठीक है। तो ये कहता है जो दोनों ग्रुप्स हैं, यानी कि अमीनो ग्रुप और जो कार्बोक्साइल ग्रुप है, वो सेम कार्बन के साथ बाउंडेड होते हैं और उस कार्बन को क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन। ये बात आपने याद रखनी है। ये थोड़ा सा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इन दो ग्रुप के अलावा आपको एक और ग्रुप भी नजर आ रहा होगा जिसका नाम हमने क्या रखा है, आर रखा है। मैं समझाता हूं कि ये आर क्या है, बाकी ऊपर ही हमने एच लगाया है वैलेंसी को पूरा करने के लिए। बाकी ये तीसरा ग्रुप जो आर लगा हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को हम समझाते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि इंसान की बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी प्रोटीन नहीं होती जिसके अंदर 20 बेसिक अमीनो एसिड्स मौजूद ना हो। आपकी बॉडी के अंदर मोर देन 1000 प्रोटीन्स पाई जाती हैं और हर प्रोटीन के अंदर 20 बेसिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब उनमें से कुछ एसेंशियल होते हैं, यानी कि हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद बना सकती है। वो फिर हमारी एक अलग डिपेंड हो जाएगी कि सर वो फिर 20 अमीनो एसिड क्या हैं, उनके नाम कौन से हैं, आर्जिनिन है, वेलिन है, एलिनाइन है, ग्लूटामिक एसिड है, बहुत सारे होते हैं 20, है ना। और एसेंशियल भी होते हैं, नॉन एसेंशियल, फिर हमारी एक पूरी अलग डिस्कशन हो जाएगी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन आपने ये याद रखना है कि सर टोटल जो है वो हमारे पास 20 बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हर प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। फिर वो प्रोटीन चाहे किसी वायरस की हो, चाहे किसी ह्यूमन बीइंग की हो, लेकिन ये 20 अमीनो एसिड आपको उस प्रोटीन के अंदर जरूर मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। सॉरी। अच्छा, ये कहता है कि अमीनो एसिड और अमीनो और कार्बो ऑक्साइल ग्रुप के अलावा मैंने आपको एक तीसरा ग्रुप भी दिखाया जिसका नाम क्या है, रेडिकल ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है आप सब लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा कि वो जो 20 अमीनो एसिड हैं वो हर प्रोटीन के अंदर मौजूद होते हैं, तो सारी प्रोटीन सेम होनी चाहिए। बेटा मैंने ये थोड़ी ना कहा कि 20 अमीनो एसिड हर प्रोटीन के अंदर जो मौजूद होते हैं वो एक ही सीक्वेंस के साथ मौजूद होते हैं, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर प्रोटीन के अंदर उन 20 अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो मुख्तलिफ होती है, तभी हर प्रोटीन भी मुख्तलिफ होती है, सही है। अच्छा, अब ये जो अमीनो एसिड है ये बनते कैसे हैं, क्योंकि हर अमीनो एसिड के अंदर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप, ये दो ग्रुप तो कॉमन है। तो अमीनो एसिड को जो फर्क मिलता है एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से, वो फर्क मिलता है रेडिकल ग्रुप के ऊपर। वो देखा जाता है कि इसके अंदर रेडिकल ग्रुप कौन सा है। जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई ऐसा अमीनो और कार्बोक्साइल ग्रुप मिले जिसमें आर ग्रुप के अंदर H लगा हुआ हो, तो ऐसे अमीनो एसिड को ग्लाइसिन कहा जाता है। ये एक अमीनो एसिड है, आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको आर ग्रुप CH2OH मिलता है तो उस अमीनो एसिड का नाम सीरीन है। इसी तरह से अगर आपको RH ग्रुप CH3 यानी मिथाइल मिलता है तो उसका नाम क्या है, एलेनिन है। अब ये जो 3 अमीनो एसिड है ना, ये आपने एनी हाउ याद रखने, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि अगर आर ग्रुप CH2OH है तो क्या होगा, सीरीन होगा। आर ग्रुप CH3 है तो क्या होगा, एलेनिन होगा। आर ग्रुप H है तो क्या होगा, ग्लाइसिन होगा। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से किसी भी टाइम PMC वाले पूछ सकते हैं। लाइक अगर जैसे आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक अमीनो जो एसिड है उसके अंदर ये आपका अमीनो ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्साइल ग्रुप है, यहाँ पे लगा हुआ होता है रेडिकल ग्रुप। अब मैंने रेडिकल ग्रुप हटा दिया, उसकी जगह मैंने लगाया H, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस अमीनो एसिड को क्या कहा जाएगा, ग्लाइसिन कहा जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास दूसरा अमीनो एसिड है, इसके अंदर ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, और यहाँ पे अगर मैं लगा दूं CH3 मिथाइल, तो थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो अमीनो एसिड बनेगा वो कौन सा बनेगा, एलेनिन बनेगा। इसी तरह से ये हमारे पास तीसरा अमीनो एसिड है, इसके अंदर ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है। अगर रेडिकल की जगह में क्या लगा देता हूं, CH2OH लगा देता हूं, तो ये जो अमीनो एसिड बनेगा ये कौन सा बनेगा, सीरीन बनेगा। तो यानी कि कौन सा अमीनो एसिड किस अमीनो एसिड से डिफरेंस रखता है वो डिपेंड करता है आर ग्रुप के ऊपर। तो ये भी कई बार जो है वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि एक अमीनो एसिड जो है वो दूसरे अमीनो एसिड के साथ जो डिफर रखता है वो किस ग्रुप में रखता है, कार्बोक्साइल ग्रुप में, नो। अमीनो ग्रुप में, नो। वो किस में रखेगा, आर ग्रुप के अंदर रखेगा। ये बात जो है वो आपने अपने जहन में बिठानी है।
मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। जो पेप्टाइड लिंकेज होती है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं 1 2 3 4 5, ये कितने बनते हैं, कितने अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है और कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कस करके देख लेते हैं। थोड़ा सा हम इस टॉपिक को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो वो किस प्रोसेस से बनता है, कंडेंसेशन प्रोसेस से। अब मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर छोड़ चुका हूं, तो आप लोग वहां से जाके देख लेना। अच्छा, ये कहता है द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज स्पेसिफिक फॉर ईच प्रोटीन। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों की आसानी के लिख दिया कि हर अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है ना पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब ये होता है कि ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ये तीसरा अमीनो एसिड है, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ये चौथा अमीनो एसिड है, इसके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, पेप्टाइड। तो एक पेप्टाइड, दो पेप्टाइड, तीन पेप्टाइड, तीन पेप्टाइड बॉन्ड बन गए ना। ये तो मैंने सिर्फ 3 बना के दिखाया, ऐसे बहुत सारे होते हैं तो इसलिए हम इनका नाम रख देते हैं पॉलीपेप्टाइड। जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं तो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। आपने याद रखना है कि हर प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती है उसके अंदर जो अमीनो एसिड मौजूद होते हैं उनकी सीक्वेंस मुख्तलिफ होती है। 20 अमीनो एसिड लाजमी मौजूद होंगे, बेसिक अमीनो एसिड, लेकिन हर चेन के अंदर, हर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक प्रोटीन कब जाके बनती है, उसके अंदर अगर कितने अमीनो एसिड हो, तो यूजुअली अगर देखा जाए तो एक प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड कितने अमीनो एसिड के साथ बनती है, 100 अमीनो एसिड के साथ। अब आप लोगों ने कसम खा के बैठ नहीं जाना कि सर 100 ही जो है वो अमीनो एसिड होंगे तभी आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन और फिर प्रोटीन बनेगी, नहीं। कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि स्मॉल साइज की होती हैं, जिनके अंदर अमीनो एसिड का नंबर कम होता है। मैं आपको बड़ी आसान मिसाल इंसुलिन की दूं। ये जो इंसुलिन है ये ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करती है। ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड होते हैं, तो इसमें 100 तो नहीं है, तो क्या आप इसे प्रोटीन नहीं बोलोगे, क्या आप इसे पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बोलोगे? तो भाई प्रोटीन भी बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलेंगे, क्योंकि हमने अपनी स्टेटमेंट शुरू में ही आप लोगों को बता दी कि लाजमी नहीं है। तो यहाँ पे लफ्ज लिखा ना, यूजुअली जितने भी होते हैं मोस्टली उनके अंदर 100, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चेन के अंदर 100 अमीनो एसिड हो, किसके अंदर कम भी होते हैं, जिससे मैंने आपको इंसुलिन की मिसाल दी। ये कहता है कि प्रोटीन में अल्सो डिफर इन द नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन पर प्रोटीन। देखो, आपने कहा कि सर ये 100 अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई तो ये हमारी एक प्रोटीन बन गई। अब ऐसा लाजमी नहीं है कि हर प्रोटीन के अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो, किसी के अंदर 2 होती हैं, किसी के अंदर 3 होती हैं, किसी के अंदर 4 होती हैं। मैं आपको ये आगे चल के बताऊंगा कि इतना किस में हो सकती हैं। अच्छा, वो जो 4 है वो एक जैसी भी हो सकती हैं, वो जो 4 है वो मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। तो यानी कहने का मकसद ये है कि प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन का नंबर होता है वो हर प्रोटीन के अंदर मुख्तलिफ होता है। ठीक है ना। जिस तरह से मैं आपको आगे एक प्रोटीन बताऊंगा, हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, हमारे ब्लड को रेड कलर भी देती है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी करवाती है। इसके अंदर टोटल 4 चेन पाई जाती हैं और उन 4 चेन का नाम, हर चीज आगे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। तो ये वही बात कह रहा है कि प्रोटीन में अल्सो डिफर इन नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन पर प्रोटीन, यानी कि हर प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड चेन का नंबर होता है उसमें भी डिफर कर सकती है। किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 3 है, किसी में 4। अच्छा, किसी में 2 है तो दोनों एक जैसी हैं, किसी में 2 है तो दोनों मुख्तलिफ हैं, ये भी हो सकता है। और ये कहता है कि अगर आपको कोई ऐसी प्रोटीन की चेन मिले जिसके अंदर 10 अमीनो एसिड हो तो उसको पेप्टोन कहा जाता है। ये एक छोटी सी टर्म थी जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि सर कोई ऐसी चेन है जिसके अंदर 10 अमीनो एसिड है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे पेप्टोन कहा जाएगा। सही है। ये तकरीबन इस तरह के 10 अमीनो एसिड वाले स्ट्रक्चर तब बनते हैं जब हम प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, उसके अंदर भी इसका जिक्र है, मैंने किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास जो है वो पेप्टाइड लिंकेज है। देखें, ये एक अमीनो एसिड है, ये हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड है। आप इन दोनों को मिलाना चाहते हो, मैंने क्या कहा था, कंडेंसेशन प्रोसेस से मिलेंगे। एक अमीनो एसिड से OH ग्रुप निकलेगा, दूसरे से H निकलेगा, यहाँ जगह खाली, यहाँ जगह खाली, दोनों आपस में मिल जाएंगे और यहाँ पे आपका क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ से फिर क्या होगा, तीसरा मॉलिक्यूल मिलेगा,
फिर चौथा अमीनो एसिड, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, इस तरह से एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनके आपकी क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी। यहाँ पे आपको और भी अच्छे तरीके से पेप्टाइड लिंकेज को दिखाया जा रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, बहुत सारी जो है वो आप लोगों को दिखाई जा रही है। अच्छा, अब ये कहता है कि इस सिग्निफिकेंस, ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, तो ये आपके जो है बोर्ड के पेपरों में क्वेश्चन आ सकता है। और मैं समझता हूं ये जो इन्होंने पैराग्राफ नई बुक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कहता है कि एक साइंसदान था जिसका नाम सेंगर था, इसने सबसे पहले जो है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर आइडेंटिफाई किया था, डिटरमाइन किया था। इसने कहा था कि इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है। इसके अंदर टोटल जो अमीनो एसिड होते हैं वो 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये आपसे पूछा जा सकता है ना, अच्छा कितनी चेन के अंदर होते हैं, 2 चेन के अंदर। तो मैंने कहा ना, कोई 1 चेन वाली है तो कोई 2 वाली, कोई 3 तो कोई 4 वाली। तो ये जो इंसुलिन प्रोटीन है इसके अंदर 51 अमीनो एसिड है, टोटल 2 चेन्स पाई जाती हैं। एक चेन के अंदर जो है वो 21 अमीनो एसिड होते हैं और दूसरी चेन के अंदर जो है वो 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। और दोनों चेन को मिलाने के लिए जो बीच में बॉन्ड बनता है वो बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी तरह से अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें 4 चेन्स होती हैं, 4 चेन्स आर देयर इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। 2 अल्फा कहलाती हैं, 2 बीटा चेन्स कहलाती हैं। अब अगर एक अल्फा चेन की बात करें तो उसमें 144 अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन अल्फा चेन टोटल 2 होती हैं, तो 144 को आप 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी जवाब आएगा वो आपका होगा अल्फा चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड। इसी तरह से अगर हम बीटा चेन की बात करें तो उसके अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं। अब यहाँ पे बीटा चेन एक नहीं है, बात यहाँ पे एक की हो रही है, लेकिन हमारे पास टोटल कितनी होती है, 2। तो 146 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जवाब होगा उतने अमीनो एसिड मौजूद होंगे बीटा चेन्स के अंदर। तो देखो कितने टिपिकल तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर वो आपसे पूछें कि हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल चेन कितनी होती है तो आप कहेंगे 4। वो पूछे टोटल अल्फा चेन कितनी होती है तो आप कहेंगे 2। टोटल बीटा चेन कितनी होती है तो आप कहेंगे 2। वो आपसे कहें कि एक अल्फा चेन के अंदर अमीनो एसिड कितने होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर तो आप कहेंगे 141। अगर 2 अल्फा चेन के अंदर पूछते हैं तो आप 141 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट होता है, ये आपने याद रखना है। ये कहता है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसके अंदर मोर देन 10,000 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड की बनी हुई हैं, यानी जिनके अंदर बेसिक 20 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन हर अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है ना वो स्पेसिफिक होती है। देखो 10,000 प्रोटीन्स हैं और 10,000 प्रोटीन में ये 20 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड, लेकिन हर अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो क्या होती है। अच्छा, ये कहता है कि अगर गलती से बाय चांस म्यूटेशन, एक टॉपिक है हमारा म्यूटेशन का जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इंटर में। इसका मतलब होता है कि अचानक से डीएनए के अंदर चेंज आ जाना, अचानक से कोई चीज चेंज हो जाना उसे म्यूटेशन कहा जाता है। डीएनए के अंदर जब चेंज आ जाता है, क्योंकि प्रोटीन जो बनती है वो डीएनए से बनती है, प्रोटीन का कोड डीएनए के पास होता है, ठीक है, जीन के पास होता है। तो ये कहता है कि इफ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स बिकम चेंज, अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाती है तो याद रखना प्रोटीन बिकम फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, वो प्रोटीन कभी भी सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाती। एक में इन्होंने मिसाल दी हुई है आप लोगों को, जो कि हमारे इंटर के डिटेल टॉपिक में लिखा हुआ है, सिकल सेल एनीमिया। आपको आसान लफ्जों में बताऊं कि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान के ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, HB, मैंने अभी बताया ना ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, उसका लेवल कम होने लग जाता है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इनके अंदर ये हीमोग्लोबिन पाई जाती है ना। तो इन सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं इनमें आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, सिकल हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन सही तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती, उसका लेवल कम हो जाता है, तो नतीजे में इंसान जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो ये कहता है आपको पता है कि इसके अंदर गलती सिर्फ क्या होती है, क्या मिस्टेक होती है कि इंसान सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट बन जाता है और डेथ के करीब चला जाता है। सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, ओनली 1 अमीनो एसिड, और उस अमीनो एसिड का नाम क्या है, जो रियल, जैसे जिस तरह से अभी आप और मैं हैं, तो मेरे अंदर जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड मौजूद है,
जो सस्पेक्टेड लोग होंगे, जो इन्फेक्टेड पीपल होंगे सिकल सेल एनीमिया से, उनके अंदर ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, वेलिन के साथ। सिर्फ एक सिंगल अमीनो एसिड देखो चेंज हुआ है और उसके चेंज होने की वजह से पूरी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। पूरी हीमोग्लोबिन सही तरीके से काम नहीं कर रही, पूरा आरबीसी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। इन रिजल्ट हीमोग्लोबिन अनेबल्स टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का काम ही यही होता है कि वो एक एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4-4 ऑक्सीजन को लेके ब्लड में ट्रेवल कर रहा होता है। तो नतीजे में इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकेंगे, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी और सेल सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये बात भी जो है आपने याद रखनी है। ये एक ऐसा पैराग्राफ था जो उन्होंने आपकी बुक के अंदर ऐड किया। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंटर के चैप्टर 6 से भी बिलोंग करता है और जो हमारा चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज न्यू बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 14, उसके अंदर भी मैं इसका डिस्कस डिटेल के अंदर कर चुका हूँ, सिकल सेल एनीमिया या ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट वगैरह का। तो मुझे उम्मीद है कि इस पैराग्राफ के अंदर जितनी भी चीजें समझने वाली थी वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर, जो हर बार आपकी पीएमसी की टेस्ट के अंदर जरूर यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्रोटीन के 4 जो है वो बड़े बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अब इन स्ट्रक्चर को हम डिफरेंस करते हैं कि उसके अंदर जो अमीनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। बहुत आसान है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जो है वो इमेज से ही आपको समझा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोटीन है जिसमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो लीनियर है इस तरह से, ठीक, ये एक अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसके अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है वो लीनियर है, तो इस तरह की जो प्रोटीन होगी उसको कहा जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। क्लियर? अब इसी प्रोटीन को, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन है जिसकी लीनियर सीक्वेंस है, सीधी सीक्वेंस है, अब मैं इसको क्या कर दूं, क्विल कर दूं। ये क्विल फॉर्म कहलाती है ना, इसको आप क्विल कहते हो। इस तरह से क्विल कर दूं तो आप इसका नाम प्राइमरी स्ट्रक्चर से हटा के क्या रखेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर मैं इस तरह का हेलिक्स क्विल स्ट्रक्चर बना लूं, अगर मैं इसी क्विल स्ट्रक्चर को दोबारा चेंज करके 3 डायमेंशनल में लेके आऊं, 3 डायमेंशन 1 2 3 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में लेके आऊं, तो हम इसे कहेंगे ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। और अगर आपको कोई ऐसी प्रोटीन मिलती है जिसके अंदर आपको 2-2 पॉलीपेप्टाइड चेन मिले बिल्कुल रैंडम अरेंजमेंट के साथ, तो आप इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शनरी और क्वाटरनरी में क्या फर्क है। उनके अंदर ये जो सिंपल सा फर्क था ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब जो काम की चीज है वो क्या है, वो आप लोगों को ये समझना है कि हमारे पास इनकी एटलीस्ट एक एक जो है वो एग्जाम्पल भी होनी चाहिए। एक एक एग्जाम्पल से हमें इनका पता होना चाहिए, क्योंकि बाज औकात ये एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड के पेपरों में आ जाती हैं, सॉरी पीएमसी की टेस्ट में आ जाती हैं। तो क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर के एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या हो, लीनियर हो। और इसकी मिसाल में हमारे पास कौन आता है, इंसुलिन आता है, ठीक है, जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है। दूसरी हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी अमीनो एसिड की वो स्पाइरली क्विल होगी। और इस तरह की जो प्रोटीन्स हैं वो ज्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, हेयर्स के अंदर। और जो स्पाइडर वेब्स, जो मकड़ी के जाले होते हैं, वो भी एक प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है। इसके ऊपर भी मैं डाइवर्सिटी अमंग जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उसके ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि ये क्या सिस्टम होता है जाले वगैरह का। तो बहरहाल ये कहता है कि ऐसी अगर आपको पॉलीपेप्टाइड चेन की, अमीनो एसिड की ऐसी सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड चेन मिले जो कि स्पाइरली क्विल हो, जिसका स्ट्रक्चर हिलेक्स हो, सख्त हो चुका हो ट्यूब की तरह, तो आप समझ जाना कि हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और जो हमारे हेयर्स के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन जो हेयर के अंदर पाई जाती है, या फिर जो स्पाइडर वेब्स के अंदर, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बिलोंग करती है। इन रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ रिजिड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हेलिक्स। और जो नतीजे में इसका स्ट्रक्चर बनता है उसको हेलिक्स कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो ट्रन आया, ये जो हेलिक्स बना, ये जो क्विल बना, ये किसकी वजह से बना? कोई तो फोर्स होगी ना जो उसको खींच रही होगी, जिसने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया। हाँ, फोर्स है, एक नहीं है, 2 फोर्सें हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड की फोर्स है, दूसरी सल्फाइड बॉन्ड की फोर्स है।
आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सल्फाइड बॉन्ड। ये वो फोर्सेस हैं जो इनके स्ट्रक्चर को क्या कर देती हैं, स्पाइरली क्विल, रिजिड कर देती हैं, ट्यूबुलर बना देती हैं और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना देती हैं, हेलिक्स बना देती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल के अंदर अरेंज कर देते हैं। और इसकी मिसाल है हमारे पास लाइजोजाइम की। इसको लेके परेशान नहीं होना, आपके मुंह के अंदर जो सिलावा प्रोड्यूस होता है उस सिलावा के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है लाइसोजाइम, और इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ये उनको किल करने में मदद करती है। उसके अलावा इसका इम्यून सिस्टम के अंदर एक बहुत अच्छा खासा रोल है। आप लिखोगे, आपके इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 13 के अंदर आई थिंक, उसमें लिखो लाइसोसोम बाय डॉक्टर शाहरुख, तो मैं आ जाऊंगा इस पूरे लेक्चर के साथ। अच्छा, उसके अलावा ये कहता है अब इसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है भाई वो क्यों बना, सेकेंडरी का तो समझ आया कि उसमें हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड थे। ये भाई 3 डायमेंशनल में क्यों गया, क्योंकि इसको भी कोई ना कोई फोर्स खींच रही होगी। भाई कौन सी फोर्स है, पेप्टाइड फोर्स है, हाइड्रोजन फोर्स है, आयोनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये 4 बॉन्ड मिलके जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या बना रहे हैं, 3 डायमेंशनल बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये कहता है कि इसमें आपको क्या मिलेंगी, 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेंगी, 2 या फिर 2 से ज्यादा। जिस तरह से इंसुलिन के अंदर भी 2 से ज्यादा प्रोटीन होती हैं, और हीमोग्लोबिन के अंदर मैंने बताया कि टोटल 4 होती है, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इससे यहाँ पे एग्जाम्पल किसकी दी हुई है, हीमोग्लोबिन की। तो ये बाज़ औक़ात कभी कभी आपके पीएमसी के टेस्ट में क्वेश्चन भी आ जाता है। अच्छा, अब ये मैंने कहा ना कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं। अगर वो सिमिलर हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। होमोजीनियस मीन सेम। अगर वो डिसिमिलर हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, हेटेरोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा जाएगा। मैं नहीं समझता कि इस टॉपिक के अंदर आपको कहीं भी किसी चीज की जो है वो मुश्किल होनी चाहिए। ये इमेज भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। अच्छा, थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर, कि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। तो भाई प्रोटीन के फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो किताबों के ऊपर जो है वो किताबें भरी पड़ी हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि हम सिर्फ उतनी बातें करते हैं जो कि हमारी बुक के अंदर मौजूद होती हैं। जहां तक आपकी अप्रोच होती है एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट, हम आपके लेवल के हिसाब से आपको उतना गाइड कर देते हैं। बाकी जितनी भी एडवांस चीजें हैं वो फिर आप आगे चल के पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं। ये कहता है कि ये जो है प्रोटीन सबसे पहले तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, किसको, सेल को, अंदर से भी बाहर से भी। अब जब हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो ये हमारा जो सेल है इसकी जो बाहर की जो बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होती है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन उनका नाम है, खैर उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। जस्ट इतना बताना चाह रहा हूं कि सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो बाहर से इसको सपोर्ट देके खड़ी हुई है वो भी बेटा आपकी प्रोटीन की बनी हुई है। अगर सेल के अंदर की हम बात करें तो अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम साइटोस्केलेटन है, जो सेल को अंदर से सपोर्ट देती है। तो देखो, सेल को अंदर से भी सपोर्ट दे रही है, बाहर से भी सपोर्ट दे रही है। तो लिखा हुआ है कि प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इनसाइड, अंदर की साइड साइटोस्केलेटन, एज वेल एज आउटसाइड, बाहर की साइड जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लगी हुई होती है वो। इंशाल्लाह ये हमारे चैप्टर 4 के अंदर डिटेल है, इंट्रिंसिक प्रोटीन के ऊपर भी, एक्सट्रिंसिक के ऊपर भी और साइटोस्केलेटन के ऊपर भी। अच्छा, एज एंजाइम्स इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। आपके मोस्टली 99% जो एंजाइम्स है वो सारे प्रोटीन के बने हुए हैं। तो एज एंजाइम ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है। आपको पता है एंजाइम का काम क्या होता है, कोई भी रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देना। एज ए हार्मोन्स, हमारी पास बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं। अभी जो आपने इंसुलिन पढ़ा कि प्रोटीन है, वो रियल में हार्मोन है लेकिन बनी किसकी हुई है, प्रोटीन की। ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पूरा चैप्टर नंबर 5 इंटर का इसके ऊपर मैंने रिकॉर्ड करवाया हुआ है। जीन एक्टिवेटर्स, जो जीन को एक्टिवेट करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स, वो भी सारे के सारे प्रोटीन के बने हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कहता है एक्ट एज अ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर एंड रिसेप्टर। अब इस बात को आप समझने की कोशिश करना। अब ये आपका सेल है ना, ठीक है। अब इस सेल के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे, जो सेल को मशवरा देते हैं कि आपने कौन सी चीज लेनी है और कौन सी चीज आपने बाहर निकालनी है। कुछ ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं, चैनल प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स। मैं समझाऊंगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर, अभी जस्ट आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया देता जा रहा हूँ।
तो यही फैसला करती हैं कि किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, किसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना। तो ये जो ट्रांसपोर्टर हैं, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके अलावा देखो, आपको जब पेट में दर्द होता है तो आप टेबलेट लेते हैं माउथ से। जब माउथ से टेबलेट लेते हैं तो आपने कभी सोचा है कि वो टेबलेट अपने टारगेट पे जाके कैसे पहुंचती है? क्योंकि हर सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे उस टेबलेट का रिसेप्टर पाया जाता है जो उसे रिसीव करता है। और ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, ये रियल सेंस में प्रोटीन्स होती हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये प्रोटीन्स उन ड्रग्स को कैच करती हैं, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं और अपना रिएक्शन दिखाती हैं। अच्छा, जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम की प्रोटीन्स होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ती हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज हैं वो भी किसकी बनी हुई है? वो भी प्रोटीन की बनी हुई हैं। जो एंटीजेंस होती हैं, अब आपने सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके ब्लड ग्रुप में एक प्रोटीन है जिसका नाम एंटीजन ए है। आपने सुना होगा मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो उस ब्लड के अंदर एंटीजन बी प्रोटीन मौजूद होती है। तो ये एंटीजेंस भी क्या होती है? प्रोटीन। इसी तरह से फाइब्रिन, ये भी एक किस्म की क्या है? प्रोटीन है, जो कि ब्लड के क्लॉट बनाने में मदद करती है। तो यानी देखो, ये जितनी भी हैं, ये सारी की सारी प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर हर तरह का काम कर रही हैं। ये तो कुछ काम है जो मैंने रिपोर्ट करवाए हैं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आपको समझा रहा हूं। उसके अलावा ढेर सारी प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। आप पूरा का पूरा जो है वो डाइजेशन देख लें, सर्कुलेशन देख लें, न्यूट्रिशन देख लें, इम्यूनिटी देख लें, सारी कंप्लीट डिपेंड करती है प्रोटीन के ऊपर। इट मीन्स दैट आवर बॉडी इज नथिंग विदाउट प्रोटीन। हमारी बॉडी प्रोटीन के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके मसल्स टोटली प्रोटीन के बने हुए हैं। लास्ट टॉपिक प्रोटीन से रिलेटेड, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि इस बार उन्होंने नई बुक के अंदर जो है वो ऐड किया है। इसलिए जो जितने पुराने लेक्चर थे वो मैंने अपने चैनल से हटा दिए और ये मुझे दोबारा रिकॉर्ड करवाने पड़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो शेप की बुनियाद के ऊपर, जो प्रोटीन की शेप होती है उसकी बुनियाद के ऊपर हमें दो किस्मों की जो है वो प्रोटीन मिलती है। एक को कहा जाता है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी को कहा जाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अच्छा, जो फाइब्रस प्रोटीन होती है ये होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, यानी कि बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं और ये मोस्टली बनी हुई होती है फाइबर्स की। दे आर एक्चुअली सेकेंडरी प्रोटीन्स। ये जो है मोस्टली हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन्स होती हैं। आपने याद रखना है, आपसे पूछेंगे जो फाइब्रस प्रोटीन होती है उसकी नेचर कौन सी होती है, तो उसकी नेचर सेकेंडरी होती है। यानी कि उनका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हेलिकल होगा, वो क्विल स्ट्रक्चर की होंगी। इनमें हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद होगा पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं जो बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, कोई काम नहीं करती, स्ट्रक्चर देती हैं, यानी स्ट्रक्चर के जरिए मेंटेन करती हैं बॉडी को। मोस्टली फाइबर्स की बनी हुई होती हैं, धागों की बनी हुई होती हैं। पानी के अंदर जो है ये इनसॉल्युबल होती हैं और इलास्टिक इन नेचर होती हैं। ये तीन बातें आपने फाइब्रस प्रोटीन की याद रखनी है, क्योंकि हमेशा मैं बच्चों को बताता हूं कि आप किसी भी चीज का डिफरेंस बताते हैं तो उसके लिए 3 पॉइंटें बहुत ज्यादा होती हैं। तो वो 3 पॉइंटें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। कुछ फाइब्रस प्रोटीन के नाम भी आपको आने चाहिए, जैसे कोलेजन प्रोटीन आपके कार्टिलेज, कान में पाया जाता है। आपका कान कार्टिलेजिनस है ना, तो उसमें कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। केराटिन प्रोटीन है आपकी स्किन में पाई जाती है। फाइब्रिन प्रोटीन है ब्लड में पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन है मसल्स में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ 4 प्रोटीन्स हैं जिनकी एग्जांपल्स आप लोगों की बुक के अंदर लिखी हुई हैं। पता नहीं लिखी हुई, मैंने तो ये लिख दी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोटीन आती है वो आती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। भाई ये होती हैं फंक्शनल प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। एज एंजाइम्स की तरह कभी काम कर रही होती हैं, कभी हार्मोन्स की तरह काम कर रही होती हैं, कभी एंटीबॉडीज की तरह काम कर रही होती हैं। और मजे की बात, जो कि आपकी हीमोग्लोबिन है जिसका काम होता है, फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना, वो भी आप लोगों की ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। और इसकी जो नेचर होती है वो टर्शनरी होती है और क्वाटनरी होती है। अब ये वाली जो हीमोग्लोबिन है इसका नेचर स्ट्रक्चर अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर में आती है। ये सॉल्युबल होती हैं साल्ट्स के अंदर और अल्कोहल के अंदर। ठीक है, अच्छा सॉल्युबिलिटी के ऊपर हम जाएंगे तो फिर हमें इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर के ऊपर देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या है, तो एक लंबी चौड़ी हमारी डिबेट हो जाएगी जो हमारी बुक में है ही नहीं, तो खाम उस पर डिस्कस क्यों करें। तो कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की मिसालें भी आप लोगों को आनी चाहिए। एज ए हार्मोन जिस तरह से इंसुलिन है, एज ए एंजाइम जिस तरह से एमाइलेस है, ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है, स्टार्च की, ग्लाइकोजन की डाइजेशन करवाता है, एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। एज अ ट्रांसपोर्टर जिस तरह से हीमोग्लोबिन है पूरी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन को क्या करती रहती है, ट्रांसपोर्ट करती रहती है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स। ये कंप्लीट एक डिस्कशन थी प्रोटीन के रिलेटेड और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस लेक्चर के अंदर मिली होगी।
आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, यहीं से आपके पीएमसी के सवाल बन सकते हैं। आप जस्ट मेरी इन स्लाइड्स को समझें, इन स्लाइड्स को पढ़ें, आपको बुक को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक की लाइन बाय लाइन मैंने जो है ये स्लाइड्स बनाई हुई हैं। कोई भी इसमें मेरी जो है अपनी कारीगरी नहीं है, इसमें जस्ट मेरी अपनी इंग्लिश की थोड़ी बहुत कारीगरी है, कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी सारा कुछ आपकी बुक का लिया हुआ है। ठीक है, अपनी आसानी के लिए मैं स्लाइड्स बना देता हूँ ताकि मुझे मुश्किल ना हो। तो बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।